अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दूंगी कि जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये ख़ास तौर पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब कि जितनी भी टर्म्स किसी स्टैट्यूट में, किसी लॉ में, मतलब जो भी एक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं उनमें जो टर्म्स आती हैं, जो मोस्टली हम सुनते हैं देखते हैं उनके अंदर, तो उन टर्म्स को एक ही स्टैट्यूट के अंदर कंसोलिडेट करके एक ही स्टैट्यूट के अंदर उनको ला के उनकी डेफिनेशंस, उनकी इंटरप्रिटेशन कर दी गई है। और ख़ास तौर पे ये जो एक्ट है उन टर्म्स की जो टेक्निकलिटी है उसको दूर करने के लिए, एम्बिग्विटी कोई रह जाती है और बाकी लॉज में बार बार उनको जो है वो बयान करना जो है वो मुश्किल था। इस वजह से जो ये एक्ट है ये तैयार किया गया ताकि जो टर्म्स बार बार रिपीट होती हैं किसी भी लॉ के अंदर उनको एक ही एक्ट के अंदर रख दिया जाए, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो रहा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगी, क्या मीनिंग होगा, ठीक है, तो उस चीज को जो है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, आज हम इसका बेयर एक्ट स्टार्ट करेंगे और मोस्टली जो है इसका बोर्ड से ज्यादा जो है वो बेयर एक्ट का काम है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रिएम्बल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट आखिर है क्या और ये क्या कहता है। अपने बेयर एक्ट आप अपने पास रखें और जनरल क्लॉजेस एक्ट का बेयर एक्ट जो है वो ओपन करें ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, तो जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो है 1897 में। ये कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 एंड 1887। इस बात का मतलब है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो 1868 में बना और जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887 में बना, इन दोनों को इस एक्ट के अंदर जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 है इसको कंसोलिडेट कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि दोनों एक्ट्स को मिला के एक दूसरे के साथ एक नया एक्ट बना दिया गया और इसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया, कुछ थोड़ी बहुत प्रोविजन जो है इसमें ऐड भी की गई। वो जो आगे प्रिएम्बल में वो बात करेगा वो कहता है whereas it is expedient to consolidate and extend the general clauses acts 1868 and 1887। उसने कहा यहाँ पे जब जरूरत पड़ी कि जो 1868 का और 1887 का जनरल क्लॉजेस एक्ट है उन दोनों को कंसोलिडेट किया जाए और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो उसके लिए जो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 है इसको तैयार किया गया। ठीक है, इनेक्ट किया गया। इट इज hereby enacted as follows। आगे वो कहता है कि इसको इस तरह से इनेक्ट किया गया है, इस तरह से इसकी कानून साजी की गई है। इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि जो प्रोविजंस किसी एक्ट के अंदर जो है वो दी जाती हैं उनको इनेक्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जो कानून तैयार किया जाता है जिन दफात को मिला के वो इनेक्टमेंट होती है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी का सेक्शन। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो है उसमें शॉर्ट टाइटल दिया गया है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 क्या कहता है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ये कहता है कि जी इस एक्ट को जो है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 2 है वो रिपील हो चुका है। आगे सेक्शन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, जो कि बहुत सी टर्म्स को, बहुत सी क्लॉजेस को जो है वो एक्सप्लेन करता है, उनको डिफाइन करता है, उनकी इंटरप्रिटेशन करता है। तो ये जो सेक्शन है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशंस पे ध्यान देना है और अच्छे तरीके से इस पे जो है वो फोकस करना है ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, डेफिनेशंस में वो क्या कहता है? सेक्शन 3 जनरल डेफिनेशंस। In this act and in all central acts and regulations made after the commencement of this act, unless there is anything repugnant in the subject or context। ठीक है, उसने कहा है कि इस एक्ट में और जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, जो रेगुलेशंस दे दी हैं, उनके अंदर जितनी भी जो बातें आती हैं, ठीक है, जो भी टर्म्स आती हैं, ठीक है, इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद जो भी टर्म्स उनके अंदर ये सारी यूज होंगी वो इस एक्ट में जो बात कर दी गई है ना उसके मुताबिक होंगी। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी इंटरप्रिटेशन, जो जो वर्ड्स यहाँ पे दे दिए गए हैं ना उनके मुताबिक होंगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर किसी एक्ट में एक अलग से डेफिनेशन दी गई है, जैसा कि ये लाइन है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। ठीक है, कि इसके बरअक्स अगर किसी एक्ट में और कोई बात कर दी गई है उस डेफिनेशन के बारे में तो उसको भी उसके मुताबिक समझा जाएगा। ठीक है, आगे वो सब क्लॉज 1 में कहता है अबैट। अबैट का क्या मतलब होता है? ये वर्ड आपने पीपीसी में पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो इधर आपको बता देते हैं कि अबैट क्या है। वैसे इसमें तो ये कहता है विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशंस शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। हाँ जी,
वो कहते हैं कि इसकी अलग अलग जो ग्रामेटिकल वेरिएशंस हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल जो इसमें मीनिंग्स आते हैं, उसके अलावा जो भी इसके अंदर जो कॉग्निट एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, मतलब एक बात के हिसाब से जब कोई होती है, ऑफेंस होता है, ठीक है, उसके मुताबिक इसका मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वही है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड ने कह दिया है। और वैसे पाकिस्तान पिनल कोड में एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पाकिस्तान पिनल कोड में इसको ये कहा गया है कि ये किसी बंदे को एड करना, किसी बंदे को किसी ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट करना, कंस्पायर करना, इसका मतलब होता है कि वो बंदा अबेट कर रहा है, उसको अगले बंदे को उकसा रहा है वो ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, तो इसमें अबेट का मतलब ये होगा। उसके बाद 1A है वो एक्सीडिंग स्टेट, ये रिपील हो चुका है, ओमिट हो चुका है। आगे वो कहते हैं सब क्लॉज 2 में एक्ट। एक्ट क्या होता है, ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि एक्ट किसी अमल करने को कहते हैं, किसी काम करने को, कोई एक्शन करने को एक्ट कहते हैं, लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कहता है, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और ए सिविल रॉन्ग। जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कि जो एक्ट वर्ड है ये यूज हुआ है कोई जुर्म करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए, या फिर कोई सिविल रॉन्ग, जैसे कि टॉर्ट में हम पढ़ते हैं कि जी सिविल रॉन्ग हो गया, इस बंदे ने फलाने का राइट इन्फ्रिंज कर दिया है तो इसके लिए इसने सिविल रॉन्ग कर दिया है, तो इस बात को जो है वो हम कहेंगे एक्ट, ठीक है। शेल इंक्लूड ए सीरीज ऑफ एक्ट्स, इसमें बहुत सारे एक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं कि अगर ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं, ज्यादा सिविल रॉन्ग किए हैं तो वो भी एक्ट की डेफिनेशन में ही आएंगे। एंड वर्ड्स व्हिच रेफर टू एक्ट्स डन, और कोई ऐसा लफ्ज, ठीक है, कोई ऐसा जो जुर्म हुआ है जो कि पीपीसी की या टॉर्ट्स की या किसी भी सिविल मैटर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वो ऑफेंस है, वो सिविल रॉन्ग है, तो उसने कहा वो भी एक्ट की डेफिनेशन में शामिल होगा, ठीक है। एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन, अगर कोई गैर कानूनी ओमिशन हो गई है, ठीक है, जैसे कि नेग्लिजेंस जो है बंदे से हो गई, रैश ड्राइविंग की वजह से कोई मर्डर हो गया, कोई हर्ट हो गया, ठीक है, कि उस बंदे की इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन फिर भी उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से जो है वो मर्डर हुआ है या एक्सीडेंटल जो है वो हर्ट हुआ है, तो उसको भी वो कहता है कि वो भी एक्ट की ही डेफिनेशन में शामिल होगा। अगर इलीगल ओमिशन हुई है तो वो भी एक्ट की ही डेफिनेशन में शामिल है। उसके बाद वो कहता है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, अब एफिडेविट की वो, अब आपने बहुत दफा प्रैक्टिस में देखा होगा, एफिडेविट्स होते हैं एप्लीकेशन के साथ लगते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे वो उस एफिडेविट की जो है वो डेफिनेशन दे रहा है। वो कहता है एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग, ठीक है। उसने कहा है कि एफिडेविट में शामिल है कि किसी भी केस में किसी पर्सन की, किसी शख्स की जो है वो तस्दीक करना उसके बयान की या उसको डिक्लेयर करना, ठीक है, लेकिन उसमें कसम उठाना या हलफ उठाना शामिल नहीं है। जो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग, कि यहाँ पे हलफ उठाना या कसम उठाना शामिल नहीं है। उसके अलावा अगर कोई बंदा अपनी तस्दीक या अपना डिक्लेरेशन देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एफिडेविट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 3B आता है, सॉरी 3A आता है असम एक्ट, और 3B है बहावलपुर, ये दोनों ही जो है वो ओमिट हो चुके हैं। उसके बाद 3C बलोचिस्तान। अब ये सुबह बलोचिस्तान के बारे में सारी बात हो रही है यहाँ पे, इसको आपने गौर से सुनना है, बहुत सी टेक्निकल इसमें बातें हैं, बहुत अच्छे से ना समझ नहीं आती जल्दी। अच्छा, वो कहता है बलोचिस्तान शैल मीन द टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान इमीडिएटली बिफोर द 14th डे ऑफ अक्टूबर 1955। वो कहता है कि बलोचिस्तान का यहाँ पे मतलब है, अब उसने 3 बातें कही हैं, ठीक है, और ये तीनों बातें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बनने से पहले, बनने के बाद इसके बारे में आएंगी कि इनमें बलोचिस्तान जो था उसको क्या क्या कहा जाता था, ठीक है। वो कहता है बलोचिस्तान शैल मीन द टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है। उन्होंने कहा बलोचिस्तान का मतलब है कि ऐसे इलाके जो कि कंप्राइज करते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान से, ठीक है, इसका नाम तब ये था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। कब, इमीडिएटली बिफोर द 14th डे ऑफ अक्टूबर 1955, अक्टूबर 1955 के 14th अक्टूबर थी जब, ठीक है, तब से लेके इसका जो नाम था वो था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है। आगे वो कहते हैं एंड आफ्टर द 1st डे ऑफ जुलाई 1970, ठीक है। अब 1 जुलाई 1970 को क्या हुआ कि द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान कंप्राइजिंग द टेरिटरीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डिसोल्यूशन ऑर्डर 1970, ठीक है। उसने कहा कि जो शेड्यूल के अंदर जो टेरिटरीज बता दी गई हैं, मेंशन की गई हैं, उनके मुताबिक
जो वेस्ट पाकिस्तान डिसोल्यूशन ऑर्डर 1970 जब पास हुआ था तो उसमें बलोचिस्तान को प्रोविंस कहा गया था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एंड आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1970, ठीक है, जुलाई 1970 फर्स्ट जुलाई को जो था, उसके बाद क्या हुआ, द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान कंप्राइजिंग द टेरिटरीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डर 1972, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डर 1972 था उसके अंदर जो टेरिटरीज मेंशन कर दी गई थी ना, उनके मुताबिक जो बलोचिस्तान था वो सारी टेरिटरीज से कंप्राइज करते हुए वो प्रोविंस था, कि मतलब वो इलाके जो थे ना वो बलोचिस्तान में शामिल होंगे। ये कहा गया था कि ये इलाके, इनका नाम बलोचिस्तान है और ये प्रोविंस बलोचिस्तान के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि पहले 1955 में बलोचिस्तान को चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था और जो इलाके तब शामिल थे वो बलोचिस्तान कहलाते थे। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान जो ऑर्डर आया 1970 उसके मुताबिक जो इलाके मेंशन किए गए वो बलोचिस्तान प्रोविंस कहलाते थे। और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डर 1972 में जो इलाके शामिल किए गए, जो टेरिटरीज शामिल की गई, उन सब को मिला के जो बना उसको बलोचिस्तान प्रोविंस कहते थे। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये चीजें जो थी ना इनकी वजह से ये बलोचिस्तान कहलाना था, ठीक है। उसके बाद 3D में वो कहता है बलोचिस्तान स्टेट यूनियन, तो इसको ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 4 पे वो कहता है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? बैरिस्टर का आम जुबान में जो मतलब है ना वो ये है कि ऐसा वकील जो हायर कोर्ट्स में पेश होता है, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसमें जो वकील पेश होता है उसको बैरिस्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो बात कर रहा है वो कहता है कि बैरिस्टर में कौन इंक्लूड होगा? बैरिस्टर शैल मीन ए बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड और आयरलैंड और ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स इन स्कॉटलैंड, ठीक है। ऐसा बंदा जो इंग्लैंड या आयरलैंड में बैरिस्टर है या फिर एडवोकेट्स की फैकल्टी का मेंबर है स्कॉटलैंड में, तो उसको हम बैरिस्टर कहेंगे। उसके बाद वो बात करते हैं, बाकी जो आगे आते हैं वो सारे 5 से लेके 5C तक ओमिट है और 6 भी ओमिट है। उसके बाद वो क्लॉज 7 में कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया में वो क्या बात करते हैं? ब्रिटिश इंडिया शैल मीन एज रिस्पेक्ट्स the period before the commencement of Part 3 of the Government of India Act 1935, all territories and places within His Majesty's dominions, which were for the time being governed by His Majesty through the Governor General of India or through any governor or officer subordinate to the Governor General of India। हाँ जी, यहाँ पे वो कहता है कि जो भी टेरिटरीज हैं, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट 3 बनने से पहले, ठीक है, यहाँ वो बात कर रहा है कि ब्रिटिश इंडिया किसे कहा जाता था उस टाइम पे जब जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अभी कमेंस नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो इलाके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके सबऑर्डिनेट जो बंदा काम कर रहा था उसके अंदर, उसकी हुक्मरानी के अंदर, वो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हिज मैजेस्टीज डोमिनियंस। इसका मतलब है कि उसकी हुक्मरानी, ठीक है, उस गवर्नर जनरल की हुक्मरानी के अंदर जो इलाके आते थे, जो टेरिटरीज आती थी, उनको ब्रिटिश इंडिया का नाम दिया जाता था। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से पहले जो था, पार्ट 3 बनने से पहले जो इलाके थे उनकी बात हो रही है। अब अगली वो बात करता है एंड एज रिस्पेक्ट एनी पीरियड आफ्टर दैट डेट। अब उस डेट के बाद जब वो एक्ट का पार्ट 3 बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब वो ये बात कर रहा है, इसमें ये दो बातें करता है। 1935 के एक्ट का पार्ट 3 बनने से पहले कौन कौन से इलाके थे, अब उसके बाद कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब वो कहता है एंड एज रिस्पेक्ट्स एनी पीरियड आफ्टर दैट डेट एंड बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बनने से पहले, ठीक है, लेकिन 1935 पार्ट 3 आने के बाद, ठीक है, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका पार्ट 3 आने के बाद और पाकिस्तान बनने से पहले कौन कौन से इलाके ब्रिटिश इंडिया में शामिल थे, वो उनकी बात कर रहा है। वो कहता है means all territories for the time being comprised within the governor's provinces and the chief commissioner's provinces, except that a reference to British India in an Indian law passed or made before the commencement of Part 3 of the Government of India Act 1935 shall not include a reference to Brar। हाँ जी, अब यहाँ पे वो कहता है कि पाकिस्तान बनने से पहले, ठीक है, लेकिन 1935 का एक्ट आने के बाद जो जो इलाके जो थे ना गवर्नर्स प्रोविंस और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कहलाते थे ना, वो सारे ब्रिटिश इंडिया में शामिल थे, उनको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें वो रेफरेंस शामिल नहीं था जो कि ब्रिटिश इंडिया
में जो है वो पास किया गया था इंडियन लॉ में। ठीक है, अच्छा जी, जो रेफरेंस वो कह रहा है कि पार्ट 3 बनने से पहले ब्रिटिश इंडियन लॉ में पास किया गया था ना, वो इसमें वो चीजें शामिल नहीं थी जो उसके अंदर बयान की गई थी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इसमें ना ही बेरार शामिल था। अब बेरार क्या है? महाराष्ट्र का जो प्रोविंस, जो महाराष्ट्र प्रोविंस है इंडिया में, वो जो था वो इसमें शामिल नहीं था। उनको ब्रिटिश इंडिया नहीं कहा जाता था। ठीक है, वो बेरार यहाँ पे उस चीज की महाराष्ट्र प्रोविंस की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ब्रिटिश पोजेशन। अब ब्रिटिश पोजेशन में क्या था, ये बात वो कहते हैं, ब्रिटिश पोजेशन शैल मीन एनी पार्ट ऑफ हर मैजेस्टीज डोमिनियन एक्सक्लूसिव ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, and where parts of those dominions are under both a central and a local legislature। ठीक है, वो कहता है कि इसमें वो तमाम पार्ट शामिल होंगे जिनके ऊपर जो है वो हुक्मरानी की जा रही थी। ठीक है, और हुक्मरानी में हिज मैजेस्टीज डोमिनियन का मतलब है कि उसकी क्राउन की हुक्मरानी के अंदर जो चीजें थी ना, वो सब की सब उसमें शामिल थी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं था। इंग्लैंड की जो जमीन है वो इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है वेयर पार्ट्स ऑफ दोज डोमिनियंस आर अंडर बोथ ए सेंट्रल एंड ए लोकल लेजिस्लेचर। और इसके तमाम जो पार्ट्स थे वो सेंट्रल और प्रोविंशियल, मतलब तब लोकल कहा जाता था, अब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसके जो लेजिस्लेचर के तमाम पार्ट्स थे वो इसमें शामिल थे। लेजिस्लेचर कहते हैं कानून साज असेंबली को। ठीक है, जो भी कानून बनाती हैं उनको, जैसे कि हमारी नेशनल असेंबली है और हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। All parts under the central legislature shall, for the purpose of this definition, be deemed to be one British possession। ठीक है, तो उसने कहा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है, जो इस डेफिनेशन के पर्पस के लिए यूज होते हैं, उनको वो सब जो थे वो ब्रिटिश पोजेशन में थे। ठीक है, वो ब्रिटिश पोजेशन कहलाते थे और लेजिस्लेचर उसी के अंडर की जाती थी। तमाम कानून साजी तब उसके अंदर होती थी। उसके बाद वो 8A जो है वो क्लॉज है, उसमें वो कहता है फेडरल एक्ट। फेडरल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, कि मतलब फेडरल लेवल पे जो कानून साजी की गई है, ठीक है, उसका जो कानून है उसको कहेंगे फेडरल एक्ट। एंड शैल इंक्लूड, और इसमें इंक्लूड था एक्सेप्ट इन सेक्शन 5, जो आगे फर्दर हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे जो बात उसमें कही गई है, उसने कहा वो इस फेडरल एक्ट में शामिल नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या था, इंक्लूड एन एक्ट मेड बाय द गवर्नर जनरल। ठीक है, जो एक्ट गवर्नर जनरल बनाएगा वो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, फेडरल एक्ट में गवर्नर जनरल का बनाया गया जो एक्ट है वो इंक्लूड होगा अंडर सेक्शन 67B ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर जो सेक्शन 67B है, ठीक है, उसके तहत गवर्नर जनरल जो भी एक्ट बनाता है वो फेडरल एक्ट में शामिल होगा। मार्क्स वाई सेक्शन 5 में जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो बात की गई है वो उसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है 8AB